नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका अपने खास और सबसे फेवरेट प्रोग्राम द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की आज की हमारी खास पेशकश में हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बरसों से राजस्थान के विरासत को, ट्रेडिशन को संजो के बड़े ही प्यार से रखा हुआ है। उनके बिजनेस स्टाइल में ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। हम बात कर रहे हैं कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब की, जो आज हमारे खास गेस्ट हैं इस खास प्रोग्राम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लंबा आपका जो है एक करियर रहा है। इस करियर में आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ में आपने जो यंग जनरेशन है उनको बहुत सारी प्रेरणा दी है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कुछ नया करना, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ में काम शुरू करना। शुरुआत से जानना चाहेंगे आपके इस लंबे जर्नी को, जो कि अभी लगातार चल रही है, और नए नए आइडिया, नए नए कॉन्सेप्ट्स इस जर्नी में लगातार दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे पेरेंट्स को इसमें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे 21 साल की उम्र में ही एक बिज़नेस वेंचर में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय बिज़नेस में जाना एक राजपूत परिवार के लिए बड़ा मुश्किल था, और स्पेशली गांव के एटमॉस्फेयर से उठ के आना और बिज़नेस करना ये और ज़्यादा दुर्लभ था। मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को इसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे विश्वास किया, मेरे पे एक दाव खेला, मेरे लिए पैसे इन्वेस्ट किए और मेरे को बिज़नेस के लिए भेजा। सबसे पहले मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन का इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं हिस्ट्री बेसिकली मेरे सब्जेक्ट थी और मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव था। मैं इसी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्शन में डालना चाहता था, क्योंकि जब ब्रिटिश पीरियड आया और ब्रिटिश पीरियड का जब ये हमारा शासन गणतंत्र हिंदुस्तान हुआ, तब लोगों ने इस हमारे हेरिटेज को या कल्चर को लगभग छोड़ दिया था। पैसे की भी टाइटनेस रही होगी या सिस्टम उस समय नहीं डेवलप हो पाया होगा। ज़्यादातर मॉडर्न बिल्डिंग बनने लगी, गाँव में लो या शहरों में लो, सब जगह मॉडर्न बिल्डिंग दिखाई देने लग गई। मुझे थोड़ा हिस्ट्री से इंटरेस्ट था, तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि मुझे इसकर हमारे हेरिटेज कल्चर को बचाना है, तो मुझे इस कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए। ये सोच के मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ में डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर ये करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। और ज़्यादातर देखने में आता है कि ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स उसी लाइन में धकेलते हैं जो ऑलरेडी वो लोग करते आए हैं। अब हमारे पेरेंट्स, हम लोग रॉयल फैमिली से हैं या ट्रेडिशन से, एग्रीकल्चर फैमिली से थे, तो लोग ज़्यादातर मेरे आसपास के आज जो ठिकानादारों को देखते हैं तो सब लोगों ने उन्होंने अपने अपने बच्चों को पुलिस में भेज दिया, फौज में भेज दिया। बिजनेस में भेजने के लिए किसी ने लालायित नहीं किया। मेरी ग्रैंड मदर कहा करती थी कि हमारा ओरिजिनल ट्रेडिशन लोगों को काम देना है, हम सदियों से यही करते आए हैं। हम रोज़ राजपूतों का या हमारे ठाकुर का कहना ही काम यही था कि हमको लोगों के लिए काम करना चाहिए। पहले भी हम लोग गांव बसाते थे, गांव में काम करते थे, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा यही था ना कि भाई लोगों के लिए काम करें। फौज में जाते थे तो भी लोगों के लिए जाते थे, मरते थे, गले कटाते थे, सर देते थे, वो भी लोगों के लिए देते थे। यूँ करके मेरे को उन्होंने बिजनेस वेंचर में मेरे को उन्होंने डाइवर्ट किया। सबसे पहले हम लोग गुजरात में गए, मैं, मेरा ब्रदर वगैरह हम लोग गुजरात में गए। गुजरात में जाके हमने इस चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन को स्टार्ट किया। 1982 की बात है, जब मैं 21 साल का था। 82 से लेके 88 तक मैंने गुजरात में काम किया। वहाँ राजकोट, अहमदाबाद एंड बड़ौदा में हमने टाउनशिप बनाई, कॉमर्शियल फ्लैट्स बनाए। और आज जो ये प्रधानमंत्री योजना या मुख्यमंत्री योजना चल रही है, उस समय जो लैंड सीलिंग में एवाप्ट हो जाती थी, अगर सीलिंग से उस समय मुक्त करा के आप अगर लोअर इनकम के लिए मकान बनाते हो तो आपको सीलिंग से एग्जम्पशन मिलता था। मैंने वो रूल्स का फ़ायदा उठाया और कुछ ज़मीनें जो लोगों की सीलिंग में चली गई थी, एवाप्ट हो चुकी थी, उनको मुक्त कराया और लोअर इनकम ग्रुप के लिए मकान बनाए, जो आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना के रूप में दोबारा से आज वापस आए हैं। ये बात कर रहा हूँ 1983 की। उस समय भी मेरे दिमाग में यही था भाई छोटे लोगों के लिए रोज़गार बने, छोटे लोग अपना जो उनको लिए रहने की परेशानी आ रही है, उन लोगों को कैसे मैं मकान मुहैया करा सकता हूँ। उस समय भी मैंने आर्किटेक्चर का पूरा ध्यान रखा और हेरिटेज आर्किटेक्चर से ही मैंने मकान बनाए। 1988 में मैं जयपुर आया, राजस्थान में मैंने आगे पहली मल्टी स्टोरी का काम शुरू किया। तब यहाँ मल्टी स्टोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मल्टी स्टोरी यहाँ पे लोग, जब मैंने आगे यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के ब्रोकर से बात की, सब लोगों ने मेरे को निरुत्साहित किया कि यहाँ कौन फ्लैट खरीदेगा। मैं वही कभी न कभी तो फ्लैट लाना है।
तो यूँ करके मैंने एक बड़ा रिस्क लेके और यहाँ पे काम स्टार्ट किया। भगवान ने की बड़ी सफलता, मैं वो सफलता कहो या भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद कहो कि मेरे को सफलता मिली। मेरा फर्स्ट डे, पहला दिन जब मैं बेसमेंट खोद रहा था, पहले दिन जाके बैठा और सुबह 10 बजे जाके बैठा, 11:15 बजे मेरा एक फ्लैट बुक हो गया। उस समय के लिए तो मैं मतलब क्या कहूँ, उसके लिए मेरे शब्द नहीं है कि भगवान ने कितनी बड़ी, मैं नया आदमी, मैं जयपुर के लिए बिल्कुल नया, 27 साल का लड़का, 27 साल के लड़के पे कौन विश्वास करेगा। लेकिन एक RS ऑफिसर थे HN शर्मा, उन्होंने मेरे विश्वास किया और 11:15 बजे मेरे को वो 3000 रुपये दे के मेरे को फ्लैट बुक करा के चले गए। उस समय 300 रुपये स्क्वायर फीट में हमने मकान बेचना स्टार्ट किया। उससे यूँ से कि हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तब तक मैंने जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में हमने हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जयपुर में हम लोग काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना चुके हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। जोधपुर में हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बड़े सुंदर अपार्टमेंट्स हैं। जोधपुर में अगर सबसे शानदार अपार्टमेंट अगर माने जाएंगे तो 50 ग्रुप का ही नाम आता है। कोटा में भी अगर सबसे सुंदर अपार्टमेंट का नाम माना जाए तो अगेन 50 ग्रुप का नाम आता है। बीकानेर में, कोटा में, सब जगह हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं, हमने हिस्ट्री का पूरा ध्यान रखते हुए, हेरिटेज कल्चर का ध्यान रखते हुए और हर चीज़ की ग्राहक की संतुष्टि कैसे हो उसका ध्यान रखते हुए हमने कल्चर बेस एंड हेरिटेज बेस जो भी बिल्डिंग्स बनाई इसमें इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मैंने 1995 में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसका नाम हमने मॉल 21 रखा था। उस समय मॉल हिंदुस्तान में गिनती के 3 थे, दिल्ली में भी मॉल नहीं था, जयपुर की तो बात ही क्या है। उस समय मैंने मॉल 21 बनाया। यूँ करके बेसिकली अगर हमारी रियल इस्टेट की हिस्ट्री को देखें तो बड़ी ही लुभावनी बगा, भगवान का आशीर्वाद और सब लोगों का आशीर्वाद। आज मैं कहूँगा कि आज तक मैंने कभी किसी पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। आज मैं शायद पहली बार आपके सामने बैठा हूँ जब मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। कस्टमर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि अपने आप आता है, हमको कहीं किसी को कहने नहीं जाना पड़ता। ब्रोकर्स भी हमारे बीच में नहीं है, हम डायरेक्ट कस्टमर टू डील करते हैं और कस्टमर का डील भी डायरेक्ट मुझसे डायरेक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई बहुत बड़े हज़ार अपार्टमेंट बना रहे हैं। हम सेलेक्टेड क्राउड के साथ में हम लोग काम करते हैं, सेलेक्टेड लोगों को साथ में काम करते हैं। बिल्कुल आप सेलेक्टेड के साथ काम करते हैं, इसलिए आपका मार्केट बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ के लिए और जाना जाता है प्रचार ग्रुप, जो कि है रिजॉर्ट्स। और रिजॉर्ट्स की खासियत ये है कि वहाँ पर आपको हेरिटेज मिलेगा, वहाँ का कल्चर मिलेगा और कल्चर के साथ में वो सब कुछ मिलेगा जो आज का यूथ तलाश रहा है अपने लेजर के लिए, अपने आराम के लिए। और आपने नाम ही आराम बाग रख दिया। ये बात सही है कि आप जो सही फरमा रहे हो कि मैंने 1982 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। 1988 में मैं जयपुर में आके मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जो कंटिन्यूटी में भी चल ही रहा है। 1995 में मैंने सोचा कि मुझे एक अलग लाइन में जाना चाहिए, तो मैंने हेरिटेज होटल का स्टार्टिंग की जो हमारे गांव में थी, पचार में। तो वहाँ उस समय सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। उस हेरिटेज होटल में बनाई, हमारा जो पुराना महल था उसको हमने कन्वर्ट किया। बड़ा शानदार वो महल है। आज वो उस महल को कन्वर्ट करने से अन्यथा वहाँ चमचड़े हो जाती और आज वो खंडर हो चुका होता। आज वो सुंदर महल एक विरासत है। आज वो विरासत शेखावटे की विरासत में गिना जाता है। इतना सुंदर महल वो कन्वर्ट होकर यहाँ उसको हमने बनाया। भैरू सिंह साहब वहाँ पधारे, राजेंद्र राठौड़ साहब उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, वो भी उस समय गए, उन्होंने उसका इनोग्रेट किया। तो सबसे पहला हमारा होटल हेरिटेज होटल बना जो 1995 में बना, जो हमारी पुश्तैनी बिल्डिंग थी, जहाँ हम लोग हरी महल में बैठ के आज बात कर रहे हैं। ये हमारे रिलेटिव्स हैं। हरी महल पहले सचरोल राजाधिराज की प्रॉपर्टी है। इसको बाद में मेरे को राजाधिराज के साथ हमारा रिलेशन था, फ्रेंडशिप भी थी। तो इनके साथ जॉइंट वेंचर में मैंने ये हरी महल होटल स्टार्ट किया। आज ये भी जयपुर की जानी मानी हेरिटेज होटल है। बड़े अच्छे इसमें देश के विदेश के गेस्ट आते हैं, बड़ी शानदार यहाँ इवेंट्स होते हैं। उसके बाद में 2007 में जब मुझे लगा कि अब मैं इस लाइन में भी मेरी अच्छी पकड़ हो गई है, तब मैंने एक आराम बाग नाम से चेन स्टार्ट की। आराम बाग एंड आराम महल। आराम बाग हमारी वो चेन है जो एक रिजॉर्ट चेन है जो कि शहर से दूर और शहर के नज़दीक, मतलब शहर से तो बाहर हो और शहर के नज़दीक हो, बाउंड्री पे हमने आराम बाग की रचना स्टार्ट की। एंड आराम महल हमारा जो डाउनटाउन में प्रॉपर्टीज़ है लाइक बीकानेर एंड उदयपुर में हमने आराम महल बनाए जो शहर के बीचों बीच है। आराम बाग की जब हमने चेन स्टार्ट की तो मैंने इसमें भी हिस्ट्री को ढूंढा कि यार हिस्ट्री के साथ मुझे काम करना चाहिए। तो फर्स्ट आराम बाग उदयपुर बनाया जो शहर से 20 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल वाटर स्प्रिंग्स हैं वहाँ के अंदर और बहुत भगवान की वो भी बड़ी आशीर्वाद माना जाएगा कि उसके वाटर स्प्रिंग्स हैं और एक वाटर पानी का झरना है। तो यूँ करके वो प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की। उसको हमने वैदिक पीरियड पे डिज़ाइन किया है। मतलब भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण का जो पीरियड था उस समय तक इंडिया में क्या क्या चल रहा था
हमने क्या क्या इन्वेंशन किए थे, क्या क्या खोजें की थी, क्या कौन कौन हमारे ऋषि थे, उनकी रिसर्च ने हमको क्या क्या दिया। इसके बाद में हमने आरामबाग पुष्कर बनाया। तो आरामबाग पुष्कर 3000 BC मतलब भगवान कृष्ण से लेके भगवान बुद्ध तक का 500 BC तक का पीरियड को मैंने वहाँ डिपिक्ट किया है। उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, तो मैंने वहाँ पे इजिप्शियन, पर्शियन, ग्रीक, चाइना, अरेबिया इतनी सिविलाइजेशन तो मैंने वहाँ बना दी है। माया और इंडियन सिविलाइजेशन हमारी बनना बाकी है। उस सिविलाइजेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि उस एरा में पर्टिकुलर कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उस समय के 7 वंडर्स कौन से थे, उनको एज स्पेल बनाया है। उस समय के फेमस राजा कौन हुए, उनकी मूर्तियाँ बनाई है। उस समय के फेमस हीरोज कौन से हैं, उनकी हमने मूर्तियाँ बनाई है। तो 7 वंडर्स, उस समय राजा, फेमस राजा, फेमस रानी, फेमस हीरोज और उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसको वहाँ पे डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की है। आपने वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा किया है। अभी थोड़ा सा वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करते रहेंगे कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब से द प्रॉपर्टी शो का खास एपिसोड हौसलों का उड़ान में। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करते रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों द प्रॉपर्टी शो के हमारे खास पेशकश हौसलों की उड़ान में। आज हम बात कर रहे हैं कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब से। हौसलों की उड़ान में हम हमेशा आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलाते हैं और बात करते हैं जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया जहां पर बहुत मुश्किल था उनके लिए सफ़र शुरुआत करना, लेकिन उन्होंने अपने आइडियाज़ से, अपने परिश्रम से, अपने लगातार मेहनत से वो सब कुछ हासिल किया जो कि आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। और ऐसी ही शख्सियत है कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब। सर, आपसे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आप बता रहे थे पुष्कर के बारे में कि जब पुष्कर का आरामबाग आपने डेवलप किया तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आपने डाला। एक चीज़ मैंने आपके हर एक प्रोजेक्ट में या आपके हर एक जो रिज़ॉर्ट है उसमें एक चीज़ देखी कि यूनिकनेस होती है, साथ में ट्रेडिशन का आप ध्यान रखते हैं। तो उन सब चीज़ों से आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। अभी आप थोड़ा सा मुझे रिज़ॉर्ट्स के बारे में और बताइएगा। उसके अलावा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी जब आपने अपने एक नए सफ़र की ओर शुरुआत की है, वो क्रेडई राजस्थान में एज आ जनरल सेक्रेटरी आप इलेक्ट हुए, अच्छे खासे वोटों से आप जीते और आपके जीतने के बाद में क्रेडई ने बहुत सारे इवेंट्स करा लिए हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट हुए। हाल ही में हुए एक बड़े इवेंट के अंदर पचार ग्रुप का एग्रो बेस्ड एक नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बड़ा चर्चाओं में था। तो पहले आपसे जानना चाहूँगा एक बार वापस से पुष्कर वाले आरामबाग को लेकर के, और उसके बाद हम आएंगे एग्रो बेस्ड जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है और क्रेडई के सफ़र पर। मैं आपने पुष्कर के बारे में पूछा, तो पुष्कर में हमने बेसिकली 7 सिविलाइजेशन को टारगेट करके बनाया है। ये 7 सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने हर सिविलाइजेशन को वहाँ डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप अगर किसी इजिप्ट जाते हैं, आप पर्शिया जाते हैं, या ग्रीक जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो आपको वहाँ जाने के पहले अगर आप यहाँ विजिट करके चाइना जाएंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा अच्छा चाइना यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा इजिप्ट यहाँ दिख रहा है, ज़्यादा बढ़िया पर्शिया आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमने ये बेसिकली बुद्ध काल से लेके 3000 BC से लेके 500 BC तक के टाइम पीरियड को हमने यहाँ पुष्कर में बताने की कोशिश की है। और 500 BC से लेके 600 AD का पीरियड, बुद्धा से लेके गुप्ता पीरियड, मतलब बुद्ध आया, देन मौर्यन पीरियड आया, देन हून एंड कुषाण पीरियड आया, देन गुप्ता पीरियड आया। इस पीरियड को हम लोग बताना है महेश्वर में। महेश्वर बेसिकली नर्मदा किनारे के तट पे है, इंदौर के पास, इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ हमने इस पीरियड को बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध से लेके गुप्ता पीरियड तक जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय हिंदुस्तान कैसा था, इसको ट्रेड सेंटर कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद में आरामबाग आगरा बनाया, उसमें हमने मुग़ल पीरियड को डिपिक्ट किया है कि मुग़ल पीरियड में उस समय हम लोगों ने क्या क्या किया, हम हिंदुस्तानियों ने क्या क्या किया, कौन सी जगह कौन वीर था, उस समय के पीरियड को हम लोगों ने वहाँ डिपिक्ट किया है कि हमारे उस समय के हमारे अलग अलग हिंदुस्तान में साउथ में कौन हीरो था, नॉर्थ में कौन हीरो था, पंजाब में कौन हीरोज़ थे, उनको हमने वहाँ डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की है। ऐसा नहीं था कि मुग़ल साम्राज्य मतलब मुग़ल से, ऐसा नहीं था। मुग़ल्स के साथ में हम लोगों के जब अकबर के टाइम था तो उसके जो नवरत्न थे उसमें 7 तो हिंदू थे, तो उनका योगदान तो रहा ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो यूँ करके हमने उसको आगरा में डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की है कि एक हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में आम आदमी का कैसे कैसे योगदान
रहा है उसको हमने वहाँ डिपिक्ट करने की कोशिश की है। आरामबाग सांची है वो हमने ब्रिटिश पीरियड को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। यूँ करके हमने इस पीरियड को डिपिक्ट किया। अब जो हमारा पीरियड बचता है गुप्ता से लेके 1200 पीरियड तक का, उसको हम कहीं साउथ में डिपिक्ट करना चाहते हैं। इस पूरी चीज़ को हिस्ट्री के साथ में मैं मेरे रिजोर्ट्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसका सिंपल रीज़न है कि आजकल का यूथ या तो पिक्चरों में जाता है या बाज़ार में जाता है, मंदिरों में नहीं जाता है, न वो म्यूज़ियम देखने जाता है। तो मैं कम से कम इसलिए सोचा मैं कि इन होटलों को मैं म्यूज़ियम की तरह बनाऊं ताकि लोग रिलैक्स भी करें, लोग आए, लोग एजुकेट हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी इस रिच कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारी विरासत को समझ सकें। तो बेसिकली प्रचार साहब ने हिस्ट्री को पकड़ा और हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के साथ में ये समझा कि अपने इतिहास को साथ में लेकर आएँ, अपने ट्रेडिशन को साथ में लेकर आएँ। तो उससे आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो एक अलग ही लेवल पर गया। अभी प्रचार साहब राजस्थान क्रेडाई में भी एक अहम पद पर आ गए हैं और वो अहम पद बहुत अहम है। उसके बाद में बहुत सारे इवेंट्स करवाते। क्रेडाई के मैं सारे मेंबर्स मेरे सभी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अभी मैं क्रेडाई का जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर मेरे को बनाया। मैं उनका सब का बड़ा कृतज्ञ हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पे उन्होंने शोभित किया, मुझे समझा। हाँ, भगवान की कृपा रही या मेरे सब भाइयों का सहयोग है कि क्रेडाई में मेरे आने के बाद में कई ऊंचाइयों पे क्रेडाई हमारा पहुंच रहा है। गवर्नमेंट में सर्कुलर्स हमने बहुत बदलाए हैं जो देश हित में है, राज्य हित में है। धारीवाल साहब को भी ज़रा धन्यवाद कहूँगा कि धारीवाल साहब ने इस चीज़ को समझा और बिल्डर क्या तकलीफ़ में है, बिल्डर कैसे परेशानी भुगत रहा है। अभी कोरोना पीरियड, GST पीरियड, मॉनिटरिंग पीरियड, इन सब से जैसे तैसे बिल्डर परेशानी में चल रहा था। तो अभी की सरकार ने, चाहे गहलोत साहब की बात करें या धारीवाल साहब की बात करें, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ढंग से समझ के हम लोगों को सपोर्ट किया और हम लोगों के साथ में मिलके वो एक एक नियम कायदे बना रहे हैं। उससे सब चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, देश का भी फ़ायदा हो रहा है, स्टेट का भी फ़ायदा हो रहा है। अभी हमने क्रेडाई का जो एक्सपो किया, बड़ी ही अच्छी, पब्लिक में भी बड़ा उसका अच्छा मैसेज गया। राजभवन में हमने क्रेडाई का फंक्शन किया था, बड़े हाई लेवल पे फंक्शन हुआ। वहाँ पे एक चीज़ और चर्चाओं में रही, आपका प्रोजेक्ट एग्रो बेस। हाँ, एग्रो प्रोजेक्ट पे नेचुरली चर्चा में रहा। वो एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। उसमें हमने एग्रो टाउनशिप को हाईलाइट किया है कि ये हिंदुस्तान में पहला कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हिंदुस्तान में इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदना आम आदमी के लिए हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लोगों के नियम कायदे बनाए हुए थे कि आम आदमी ज़मीन नहीं खरीद सके। उसके लिए उन्होंने ऐसे नियम कायदे बना रखे थे कि आम आदमी के लिए मुश्किल था। इस चीज़ को, प्रॉब्लम को समझ के मैंने सोचा कि आम आदमी ज़मीन मालिक बने, अपनी मदरलैंड से जुड़े। ये मेरा एक बेसिक थॉट रहा और बेसिक ध्येय रहा। उसको सोच के मैंने एग्रो टाउनशिप कॉन्सेप्ट नया लॉन्च किया है। लोगों का बड़ा ही इसमें रुझान आया है। बहुत हम 1-1 हेक्टर के एक प्लॉट काट रहे हैं ताकि खेती तो करेंगे हम कोऑपरेटिव, खेती एक साथ होगी, ओनरशिप आपकी इंडिविजुअल होगी और जो ऑर्गेनिक खेती की जाएगी वो आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। तो इससे सरकार को बेनिफिट हो रहा है, बिजली की बचत हो रही है, पानी की बचत हो रही है, लड़ाई झगड़े की बचत हो रही है, बॉर्डर की बचत हो रही है। यूँ करके हर चीज़ का गवर्नमेंट को फ़ायदा है। प्लस आम आदमी को घर का शुद्ध ऑर्गेनिक खाना उसके घर पे घर बैठे मिलेगा। और आपको एक बात मैं और बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को, एग्रो टाउनशिप को, मैं 9 साल बाद में एग्रो रिजॉर्ट में कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि पब्लिक की मेंटलिटी को देखा जाए, मैं मेरी लाइफ को स्टाइल को देखता हूं तो आज से 15 साल पहले लोग 5 स्टार होटलों में जाना प्रेफर करते थे। आज लोग रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं। जहां मैं सोच रहा हूं कि 9-10 साल बाद में लोग रिजॉर्ट में भी नहीं जाएंगे, एग्रो रिजॉर्ट में जाएंगे। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से सब कुछ जो पहले चल रहा था वो वापस आ रहा है? बिल्कुल, ये मैं तो अच्छी तरह से देख रहा हूँ और ज़्यादातर लोग, आप लोग भी सब लोग देख रहे होंगे कि लोगों को अब ओरिजिनल रूट्स चाहिए। अब लोग अपना ओरिजिनल जगह ढूंढ रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल गांव कौन सा था, मैं कहाँ का रहने वाला था, मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे। और मैं आज से 10 साल बाद में या 9 साल बाद में 5000 रूम्स एक साथ लॉन्च करूँगा एग्रो रिजॉर्ट के। बहुत बड़े, बहुत अच्छी एक इन्वेंट्री होगी और बड़ी सुंदर इन्वेंट्री के साथ में एग्रो रिजॉर्ट लॉन्च होगा। आप एक चीज़ और बहुत कर रहे हैं इन दिनों, हमने देखा आपके कई इवेंट्स के अंदर, जो वहाँ का ट्रेडिशनल लोग हैं या जो उस तरीके के काम करने वाले लोग हैं उनको भी आप प्रमोट कर रहे हैं अपने इवेंट्स। हाँ, ये बात सही है कि अगर हेरिटेज के साथ मुझे काम करना है या हेरिटेज हिस्ट्री के साथ में मुझे हेरिटेज होटल्स बनानी या मेरे को हेरिटेज रिजॉर्ट्स बनाने हैं या रूरल रिजॉर्ट्स बनाने हैं, तो इसकी परंपरा तो मुझे निभानी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है कि
जितने भी हमारे इवेंट्स आते हैं इनको मैं ट्रेडिशनली करता हूँ। जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, या जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त, इनको मैं पूरा ट्रेडिशनली निभाता हूँ। और लोगों को जो गांव के अगल जहाँ भी मेरा रिजॉर्ट्स है उसके आसपास के जो भी गांव वाले होते हैं, 100, 200, 500 लोग होते हैं, उनको मैं इन्वॉल्व करता हूँ। उनके गीत हैं, उनके डांस हैं, उनकी परफॉर्मेंस हैं, उनके खाने हैं, उनको इन्वॉल्व करके वो प्रोग्राम करता हूँ। ऐसा कैसा हमारा दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली पे हम लोग न्यू ईयर, अब न्यू ईयर पे लोग दारू पीते हैं या मौज मस्ती करते हैं, डीजे मनाते हैं। मैंने न्यू ईयर को अलग डिफरेंट दे दिया कि न्यू ईयर पे मैं 12 बजते ही लाइट जब ऑफ होती है तो मैं गणेश वंदना करता हूँ, और हर जितने भी गेस्ट उस समय होते हैं, 100, 200, 300, 400, सबके हाथ में दीपक दे देता हूँ और वो गणेश जी की वंदना करते हैं। फिर जनगण मन गाते हैं, नेशनल सॉन्ग बजाते हैं, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। और दारुओं की जो ग्लासें हाथ में होती है सब नीचे रखी जाती है, सबकी दारू जो 2-2.5 घंटे में दारू पी है वो सब पूरी वो दारू उनके उतर जाती है। लोग कहते हैं यार आपने ये इसको नया तरीका दे दिया। मैं कि भाई हमारा नया वर्ष आ रहा है तो भगवान के साथ मनाओ, कम से कम कुछ मिनट तो भगवान के लिए दो। तो मैं 12:01 से लेके 12 बजे तक पूरे एटमोसफियर को मैं भगवान में कर देता हूँ कि लोग भगवान के साथ में और नेशनल ब्रीदिंग के साथ में लोग भारत माता की जय बोलते हैं और अपना न्यू ईयर मनाते हैं। बेसिकली आपने अभी के जनरेशन को ये समझा दिया है कि आपको वापस लौटना है। साथ में बर्गर पिज़्ज़ा से बेस्ट है कि अपने खाने से जुड़ें, और फार्म रिजॉर्ट्स इस तरह से बनाए हैं कि जो एक बार जाएगा वो वापस ज़रूर आएगा, घूम के वापस आता है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा सर, बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारा आपको यूथ देख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो भी बिज़नेस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट होता है? नहीं, बिजनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नंबर 1 एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क करो और डिटर्मिनेशन नहीं है, आप टारगेट पे नहीं पहुंचोगे। डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो भी टारगेट पे नहीं पहुंचोगे। आपको अगर टारगेट अचीव करना है और साहब अगर आपने कोई ध्येय बनाया कि साहब मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, तो हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ये मेरा बेसिक ध्येय है सर। यूथ को कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन के साथ में काम करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। काम को जो भी करें सोच समझ के करें, थॉटफुल तरीके से करें। एक बहुत बड़ी बात है सर, एक चीज़ पेशेंस, जो आज के लोगों में, आज के युवाओं में थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। पेशेंस की अगर बात की जाती है, यही बात आपने पेशेंस की बात की, मैंने फिर इस पे एक छोटी सी बुक लिखी है, किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। इसको भी लोग लव स्टोरी समझते हैं, ये लव स्टोरी है ही नहीं। अच्छा, आप लेखक भी हैं, लिखते भी हैं, नई बात पता चली अभी। थैंक यू। उसमें भी यही मामला है, उसमें हर आदमी ने जल्दबाजी करी है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। आज के यूथ में भी यही हो रहा है। एक आदमी बच्चा काम करता है, एक जगह नौकरी करने जाता है, तनख्वाह ढंग से नहीं मिलती है और कुछ टेंशन हो जाता है, नौकरी छोड़ कर नए काम में लग जाता है। वहाँ जाता है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम मिलती है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी प्रॉब्लम होती है, तीसरी जगह चला जाता है। ऐसा ही धंधे में एक धंधा लगाया, थोड़ा सक्सेस नहीं मिली, छोड़ कर नए में लग गया, फिर उसमें नहीं सक्सेस मिली, उसमें दूसरे में लग गया। तो जल्द पेशेंस किसी में नहीं है। तो आज के यूथ को कहना पड़ेगा कि भाई जहाँ भी जाओ, देखो मिट्टी भी बेच के पैसा कमा सकते हो और सोना बेच के पैसा नहीं कमा सकते। अगर जल्दबाजी रहोगे तो ज्वेलरी की दुकान भी तुम्हारी फेल होगी, और पेशेंस रखोगे तो मिट्टी भी बेच लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दबाजी में काम नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तो आज के हमारे खास पेशकश हौसलों की उड़ान में हमने बात की कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब से, और उनसे जाना कि सफलता के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। और यही सब कुछ हमारे इस खास सेगमेंट में हम खास तौर पर लेकर आते हैं युवाओं के लिए कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपने परिश्रम से अपनी सफलता हासिल की, अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। तो उनके अंदर बहुत सारा डेडिकेशन था, बहुत सारा हार्डवर्क था, बहुत सारा पेशेंस था, और इन सब चीज़ों को जब साथ लेकर वो चले तो बहुत कुछ हासिल करते चले गए। कुंवर राजेंद्र सिंह पचार साहब आज होटल्स, रिजॉर्ट्स, रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ा नाम है। साथ ही अभी क्रेडई राजस्थान के अंदर जनरल सेक्रेटरी भी बन चुके हैं। इन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत कुछ हासिल किया, और उसके पीछे था एक बहुत सारा डेडिकेशन, और साथ में ज़मीन से जुड़ा रहना, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रमोट करना, और इन्हीं सब सपनों को साथ लेकर के वो चले थे और सब कुछ हासिल करते चले गए। द प्रॉपर्टी शो के आज के इस खास
एपिसोड में फ़िलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाज़िर होंगे किसी और शख्सियत के साथ में, किसी और शख्सियत की पूरी कहानी लेकर के, जिससे आपको मिल सके एक ऐसी नसीहत जो भी आपको बना सके ज़िंदगी में एक बड़ा आदमी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।